Welcome to the course of Strength of Material. This is our fourth video lecture in Strength of Material. In this video lecture, we are cover the types of elastic constants, types of material, and at the end of the video, we are discuss some important numerical which is based on this lecture. So let's start this lecture. So before we going to start this lecture, first of all, we understand the meaning of elasticity. What is elasticity? When we apply load on a body, it poses some deformation. किसी भी बॉडी पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब साइज से होता है। सपोज ये बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियल लेंथ है Li। जब हमने इस पे लोड अप्लाई किया तो इस बॉडी का जो साइज है वो चेंज हो गया और इसका जो अब लेंथ है वो है फाइनल लेंथ, जिसको हम LF से डिनोट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग लोडिंग कंडीशन द साइज ऑफ द बॉडी विल चेंज एंड इफ द लोड इज रिमूव्ड द बॉडी कम बैक टू इट ओरिजिनल शेप एंड साइज। दैट बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। किसी भी बॉडी को इलास्टिक बॉडी हम तभी कहेंगे जब लोड हटाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ रहा है, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी उस इलास्टिक बॉडी के अंदर पोजेस हुई है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अब इलास्टिसिटी मेजर कैसे करते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट से। इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है हमारा यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो। ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट्स मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल को। इलास्टिसिटी तो प्रॉपर्टी था मटेरियल का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे हम इन कांस्टेंट से, ठीक है। तो याद रखना यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ये चारों इलास्टिसिटी मेजर करते हैं मटेरियल का, ठीक है। इट यूज्ड टू ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। And last, for a homogeneous and isotropic material, the number of total elastic constants are 4. होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, जिनका नाम है यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। एक एक करके इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा यंग मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली जब स्ट्रेसेस लगता है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। यंग मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है उसको समझते हैं। तो स्टील का यंग मॉडुलस होता है 200 गीगा पास्कल, ठीक है। रबड़ का यंग मॉडुलस होता है 50 गीगा पास्कल, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील इज मोर इलास्टिक, ये याद रख लो। यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और पॉइजन रेशियो है, ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स है। ये इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो मटीरियल हमारा मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शियर मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ये होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस का मतलब है सरफेस के पैरेलली जब भी स्ट्रेस लगता है तो उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसका भी यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर और इसको हम पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका यूनिट भी सेम है। नेक्स्ट आप थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बल्क मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेशियो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। इस बॉडी के अंदर देखो यहाँ पे इस तरीके से हम डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इस बॉडी का देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये कंडीशन होता है इसका इन 3 डायमेंशनल हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन। इस कंडीशन में जो तीनों डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो 3 स्ट्रेस की वैल्यू होगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, ठीक है। तो 3 डायमेंशन हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस है वो वैल्यू सेम हो जाता है और इसको हम प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, ठीक है। बट ये कब होता है, ये होता है 3 डायमेंशनल हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसका यूनिट भी न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेम यूनिट होता है इसका भी। नेक्स्ट आप फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट को समझते हैं, जिसका नाम है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। पॉइजन रेशियो का ये जो एक्सप्रेशन है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
ये हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब मटेरियल इलास्टिक जोन में होगा। ठीक है, अगर मटेरियल इलास्टिक जोन में है तो पॉइसन रेशियो को हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, उसको समझते हैं। तो देखो एक बॉडी है, इस बॉडी में टोटल 3 डायमेंशंस है। ये हो गया y डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन। जो x डायरेक्शन में है उसमें बॉडी का लेंथ है l, y डायरेक्शन में बॉडी का लेंथ है b एंड z डायरेक्शन में जो बॉडी का लेंथ है उसको h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस बॉडी में हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं x डायरेक्शन में। टेंसाइल लोड बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, उसको समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इन x डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में जो बॉडी का साइज चेंज हो रहा है उसको हम मेजर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। ठीक है, अब इसके जो 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन है उसको हम मेजर करेंगे लेटरल स्ट्रेन से। लेटरल स्ट्रेन जिसका एक्सप्रेशन होगा डेल्टा बी डिवाइड बाय बी और डेल्टा एच डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है उससे 90 डिग्री पे जो डायरेक्शंस है वहां पे जो चेंज हो रहा है उसको हम मेजर करेंगे लेटरल स्ट्रेन से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन समझ में आ गया। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो x डायरेक्शन में हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया है। टेंसाइल लोड अप्लाई करने से बॉडी का लेंथ x डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त y और z डायरेक्शन में टेंसाइल लोड के कारण जो बॉडी का लेंथ है y-z डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो लेटरल स्ट्रेन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर कंप्रेसिव लोड इस पे अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं x डायरेक्शन में तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त y और z डायरेक्शन में जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ तो लेटरल स्ट्रेन इंक्रीज हो गया। ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, इसलिए पॉइसन रेशियो का भी यूनिट नो यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस करते हैं पॉइसन रेशियो के। सबसे पहला है कॉर्क। कॉर्क का पॉइसन रेशियो 0 होता है। पॉइसन रेशियो कब 0 होगा वो याद रख लो, रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो कॉर्क क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी का पॉइसन रेशियो 0 होता है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करने पे जो बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स अप्लाई करने पे, वो 0 है। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो भी क्या हो गया, 0, मतलब नो चेंज इन लेंथ इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइसन रेशियो मेटल का 0.25 और 0.33 के बीच में होता है। रबर का पॉइसन रेशियो होता है 0.5। कॉन्क्रीट का पॉइसन रेशियो होता है 0.1 से 0.2, इनके बीच में होता है। स्टील का पॉइसन रेशियो है 0.286। ये सारे वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू और फोम, इसका पॉइसन रेशियो नेगेटिव होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पस पे जो हम मतलब प्रैक्टिकली जो भी पॉइसन रेशियो होता है वो 0 और 0.5 के बीच में होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम -1 और 0.5 के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना पॉइसन रेशियो किसके बीच में वेरी कर रहा है, 0.5 से -1 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस में 0 to 0.5, थ्योरेटिकल में -1 to 0.5। ठीक है, दिस इज आइडियल केस। नेक्स्ट पॉइसन रेशियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करते हैं। पॉइसन रेशियो इज अ कांस्टेंट डिफाइंड विद इन इलास्टिक जोन। पॉइसन रेशियो कांस्टेंट कब होगा, इलास्टिक जोन के अंदर होगा, जिसका एक्सप्रेशन बताया था मैंने, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब मटेरियल इलास्टिक जोन में होगा। सेकंड, पॉइसन रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। जब पॉइसन रेशियो कांस्टेंट नहीं है, मतलब पॉइसन रेशियो की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन इलास्टिक जोन है, उसमें हम पॉइसन रेशियो को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, पॉइसन रेशियो को कॉन्ट्रैक्शन रेशियो कब कहेंगे, जब मटेरियल नॉन इलास्टिक जोन में होगा। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ मटेरियल डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला टाइप है होमोजीनियस मटेरियल। A material is said to be homogeneous when it shows same elastic property at any point of a material in a given direction। किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज x डायरेक्शन में अगर इलास्टिक कांस्टेंट E1 है, इलास्टिक कांस्टेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो A पॉइंट पे x डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट है E1। ठीक है, y डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट है E2। ठीक है, अगर किसी एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे, ये थीटा एंगल है, x डायरेक्शन से हमने मेजर किया है, इस एंगल पे जो इलास्टिक कांस्टेंट है सपोज E3 है,
ठीक है। तो वैसे ही बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा, E1 होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में भी सेम होगा, E2। ठीक है, अगर किसी एंगल पे जो कि हम एक्स डायरेक्शन से अगर मेजर कर रहे हैं तो वहां पे भी इलास्टिक कांस्टेंट E3 होगा। ठीक है, जो ए पॉइंट का इलास्टिक कांस्टेंट था वही बी पॉइंट पे इलास्टिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम होमोजीनियस मटेरियल कहेंगे, जिसके एग्जांपल हमारे स्टील और ब्रोंज है। नेक्स्ट अब सेकंड टाइप का मटेरियल है जिसको हम आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक व्हेन इट शोस सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर सपोज इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट है E1। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में भी E1 होगा, एंगल पे भी E1 होगा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ ए पॉइंट के, हर डायरेक्शन में जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू E1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बी पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे अगर तुम इलास्टिक कांस्टेंट निकालोगे आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर, तो इस बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट दूसरा होगा जिसको हम E2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, E2 होगा। तो ऐसे मटेरियल को हम आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल को हम एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे हमारे आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट अब थर्ड, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें होमोजीनियस भी हो और आइसोट्रोपिक भी हो। द मटेरियल सेड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक व्हेन इट शोस सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी गिवन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब इस ए पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट E1 है, इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E1 है। वैसे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E1 है, हर डायरेक्शन में जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आप समझ में आया होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब। अब इसी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं, जिसमें से पहला है यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल इज 4। ठीक है, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यंग मॉडुलस और दूसरा है पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब ये दो कैसे होते हैं उसको समझते हैं। तो एक रिलेशन है जो हम फ्यूचर में ड्राइव करेंगे, ये रिलेशन है 2g 1 प्लस म्यू, एंड दूसरा रिलेशन है E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में देखो, जब हमें E और म्यू पता होगा तो हम G कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे अगर E और म्यू पता है तो हम K भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो E और म्यू क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में टोटल 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है यंग मॉडुलस और दूसरा है पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट फोर्थ मटेरियल हमारा एनिसोट्रोपिक मटेरियल, जिसको हम नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, अ मटेरियल इज सेड टू बी एनिसोट्रोपिक व्हेन इट शो डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी गिवन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, एक मटेरियल है, इस मटेरियल में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन एनी गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो ए पॉइंट पे इलास्टिक कांस्टेंट एक्स डायरेक्शन में E1 है, वाई डायरेक्शन में है E2, जेड डायरेक्शन में है E3। ठीक है, किसी एंगल पे अगर निकाल रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन से एंगल मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट है E4। तो वैसे ही देखो, बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे होगा E5, वाई डायरेक्शन में E6, जेड डायरेक्शन में E7, एंगल पे हो गया E8। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, बिकॉज इस मटेरियल में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट्स में हर डायरेक्शंस में इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो गया। वैसे ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 21 होंगे एनिसोट्रोपिक मटेरियल में, इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। A material is said to be orthotropic when it shows different elastic property in 3 orthogonal directions at a given point. कोई भी देखो इस मटेरियल के अंदर इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब है 3 डायरेक्शन होंगे, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे टोटल 3 डायरेक्शन होंगे, 3 डायरेक्शन है और तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को इलास्टिक कांस्टेंट से मेजर करेंगे और इलास्टिक कांस्टेंट अभी हमने देखा यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस,
ठीक है, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, टोटल 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 3 डायरेक्शन है, ठीक है, और 4 इलास्टिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल इज 12। ठीक है, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होते हैं, और इस वैल्यू को आपको सिर्फ याद रखना है। वैसे इस टेबल याद रख लो, ये टेबल में जो ये वाला रो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है 2, 9 और 21, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होते हैं। ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक में 9, एनिसोट्रोपिक में 21। अब इसको याद कैसे रखना है उसको समझ लेते हैं। तो देखो, ऑर्थो का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे 3 डायरेक्शन होंगे और तीनों डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री से 9, तो यहाँ पे ये हो गया 9। ठीक है, एनिसोट्रोपिक, आइसो का मतलब 2, एन का मतलब 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इन नंबर्स को। नेक्स्ट आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द केस ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल अंडर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन द पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा पॉइजन रेशियो है वो बताना है। एक मटेरियल है जिसमें एक्स डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है। तो पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है उससे 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको इस तरीके से ई से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ई वाई एंड दिस इज ई एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दिस इज लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई जेड डिवाइड बाई ई एक्स। ठीक है, क्योंकि 2 डायरेक्शन होते हैं, लेटरल में 2 डायरेक्शन होते हैं, एक वाई डायरेक्शन हो गया और एक जेड डायरेक्शन हो गया। तो इन दोनों में से एक्सप्रेशन चेक करो। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन ई वाई डिवाइड बाई ई एक्स, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे दोनों स्ट्रेस है, यहाँ पे ऊपर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे ये तीनों तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को V से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लिमिट्स पूछ रहा है फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड। ठीक है, पॉइजन रेशियो का रेंज क्या होता है देखो, फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, प्रैक्टिकली 0 से 1/2 होता है। ठीक है, आइडियली -1 से 1/2। ठीक है, तो -1, ठीक है, V एंड दिस इज 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसलेशन रीजन का क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स डक्टिलिटी। देखो, पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये कभी मेजर नहीं करता डक्टिलिटी को, तो ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है लेटरल स्ट्रेन को। लेटरल स्ट्रेन को मेजर करता है। किसी भी बॉडी में जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो लेंथ होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सपोज ये लेंथ है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसका लेंथ काफी इंक्रीज हो रहा है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में कितना लेंथ डिक्रीज हो रहा है वो मेजर करता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, रीजन पढ़ो, फॉर एवरी लीनियर स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल, ध्यान से पढ़ो इसको, पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल गिव्स द लेटरल स्ट्रेन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कितना चेंज हुआ है वो पॉइजन रेशियो मेजर करता है। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन एसरेशन रॉन्ग है। ठीक है, एसरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। पॉइजन रेशियो का लिमिट क्या होता है, 0.5 से -1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 0.5 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो इज अ मेजर ऑफ द लेटरल स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू एंड इन टर्म्स ऑफ द लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो अभी बताया था क्या मेजर करता है, लेटरल स्ट्रेन मेजर करता है सभी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है, रीजन इसका क्या है, तो एसरेशन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, द नेचर ऑफ लेटरल स्ट्रेन इन अ यूनी एक्सियल लोडेड बार इज अपोजिट टू दैट ऑफ द लीनियर स्ट्रेन। देखो, पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आता है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो लेटरल स्ट्रेन डिक्रीज होता है,
और जब लेटरल स्ट्रेन इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है, ठीक है। दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ एसरेशन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज जीरो देन इट मीन्स दैट, मतलब पॉइजन रेशियो जीरो है, इसका मतलब क्या है, जीरो कब आएगा, देखो पॉइजन रेशियो का एक्सप्रेशन होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। पॉइजन रेशियो जीरो है तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मटेरियल कैसा है, रिजिड है, मटेरियल रिजिड है, ठीक है। याद रख लो पॉइजन रेशियो जीरो, इसका मतलब रिजिड मटेरियल है। रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें तुम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो तो भी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ बार इज स्ट्रेच्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल लेटरल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड, द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ई एंड म्यू इज। पॉइजन रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी कह देते हैं। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है लेटरल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन जीरो हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो जीरो डिवाइड बाय दिस, तो ये भी जीरो होगा, तो पॉइजन रेशियो जीरो हो गया, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताया था मैंने पॉइजन रेशियो 1/2 और 0 के बीच में होता है प्रैक्टिकल केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे 1 और -1 है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये 1 से 0 के बीच में है, तो 1 तो होता ही नहीं है, 1/2 और 0 के बीच में आता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पॉइजन रेशियो की 0.5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आर फॉर अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। बताया था होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में टोटल 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ई जी के म्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक मॉडुलस को, शियर मॉडुलस को, बल्क मॉडुलस को और पॉइजन रेशियो को, ठीक है, ऑफ अ लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। देखो आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कंप्लीटली फॉर दिस मटेरियल एट लीस्ट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन अगर हमें डिफाइन करना है इन मटेरियल्स के लिए, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल के लिए, तो इसमें टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं, ई जी के एंड म्यू, ठीक है। लेकिन अगर इन स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन अगर हमें डिटरमाइन करना है तो कम से कम हमें 2 वैल्यूज पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, या तो ये यंग मॉडुलस पता होना चाहिए या तो पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो गलत है, एनी 2 ऑफ द 4 मस्ट बी नो, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू रिलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज 2, ठीक है। अभी डिस्कस किया था, टोटल 2, एटलीस्ट 2 चाहिए हमें, ठीक है, ई और म्यू चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो रिलेशनशिप होता है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, और दूसरा रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ई और म्यू पता है तो हम जी निकाल लेंगे, ठीक है, ई और म्यू पता है तो हम के निकाल लेंगे, तो कम से कम हमें 2 पता होना चाहिए अगर हमें ये डिफाइन करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ। एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे देखो आइसो का मतलब 2 बोला था मैंने और एन का मतलब 1, ठीक है, तो 21। क्वेश्चन नंबर 13, what are the material which show direction dependent property called। देखो होमोजीनियस मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, तो इस मटेरियल में देखो इस पॉइंट पे सपोज इस डायरेक्शन में E1 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो E1 होगा, ठीक है। तो सो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये है होमोजीनियस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, an orthotropic material under plane stress conditions will have 15 independent elastic constant, 4 independent elastic constant, 5 independent elastic constant या फिर 9 independent elastic constant। तो देखो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब है, ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से 9 याद आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 9।